हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते 2 लेक्चर आगे हो गए। एक आध स्टूडेंट्स ने ही शायद होमवर्क भेजा है तो बाकी सब सॉल्यूशन में एटलीस्ट आप साथ में रहिए। इस सारे टॉपिक्स के आगे फिर से हम लेक्चर में कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं होगा। हम इसके डाउट सॉल्व करवा पाएंगे, राइट। तो आप वीडियो में से साथ साथ रहिए, जो डाउट हो अभी पूछते रहिए। दूसरी एक बात, मैंने आज असाइनमेंट भेजा है ग्रुप में, आपने देखा होगा, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है। असाइनमेंट में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो जैसे आज कंसंट्रेशन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो कंसंट्रेशन के सारे एमसीक्यूज आप कर दो। दूसरी बात, अब से हम रेगुलरली लेक्चर भेजने वाले हैं। सुबह 8:30 से 9 के बीच में हम लेक्चर रिलीज़ करेंगे। तो हर रोज़ आपको होमवर्क भेजना है, हर रोज़ उसकी पढ़ाई करके हर रोज़ होमवर्क भेजना है, ताकि एक रेगुलर स्टडी आपका कंटिन्यू रहे, राइट। ये लेंथी चैप्टर है क्योंकि इसमें सम्स भी है। तो सॉल्यूशन के 2 एक्स्ट्रा टर्म्स पढ़ेंगे। एक्चुअली ये आप देखोगे तो एनसीईआरटी में तो दिए नहीं है, राइट। तो ये एक्स्ट्रा है, बट नीट जी में आपको यूज़फुल होंगे। फर्स्ट यूनिट है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी मान लो आप बोल रहे हो कि सर बहुत यूनिट हो गया, याद नहीं रखना है। तो फॉर्मेलिटी अगर याद नहीं रखना है तो ट्रिक भी है उसकी। अगर आपको फॉर्मेलिटी याद नहीं रखना है तो उसकी ट्रिक भी है। जो हमारा यूनिट था मोलैरिटी। कौन सा यूनिट था? मोलैरिटी। तो वो मोलैरिटी यूनिट में एक चेंज कर दो तो वो फॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या चेंज करना है? जहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट था, डिनोमिनेटर में याद होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसके बदले मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के बदले फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट कर देना है। फॉर्मेलिटी में क्या करो? फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, बाकी सब सेम। तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब फॉर्मूला मास वैसे 11th में आ गया है, पर आपको रिवाइज करवा दूं कि बेसिकली व्हाट इज फॉर्मूला मास। तो जैसे पोटाश एलम है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, ये पोटाश एलम है। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसका मास 948 होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 948। ये मॉलिक्यूलर मास है। अब आप सोचो कि इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो। तो देखो, पोटेशियम 2 है, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 4 है और वाटर 24। तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा KAlSO4 ट्वाइस 12H2O। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? KAlSO4 ट्वाइस 12H2O। और अगर इसका मास निकालेंगे, अगर मान लो आप इसका टोटल मास निकालोगे तो हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा मतलब कितना होगा? 450 और 474। तो ये हो गया फॉर्मूला मास, राइट। कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला में से मैक्सिमम नंबर कॉमन ले लो, उसके बाद जो बचे उसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट फार्मूला। और उसका अगर जैसे हम मास निकाले उसको क्या कहते हैं? फॉर्मूला मास। सिमिलर, ये एक एग्जांपल हो गया, अभी मैं मिटा दूंगा तो आप लिख लेना। सिमिलरली बेंजीन, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर मास है। मैक्सिमम नंबर कॉमन ले लो 6,
तो क्या बचेगा CH13। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला मास। अच्छा, कई जगह पर फॉर्मूला मास एक्ट्स एज मॉलिक्यूलर मास, जैसे मोस्टली इन आयोनिक कंपाउंड NaCl। अब इसका मॉलिक्यूलर मास 58 और फॉर्मूला मास भी 58, राइट। तो ये हो गया फॉर्मूला मास। ये शायद नोट्स में नहीं दिया होगा, तो आपको बोर्ड पे से लिख लेना है। और ये फॉर्मूला मास के एग्जांपल इसके जस्ट नीचे ही लिखना। चलो, व्हाट इज फॉर्मेलिटी? मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिमिलरली देखते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में भी एक ही चेंज है। मोलारिटी में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्लेस कर दो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसको रिप्लेस करो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्लेस करो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग वे में काउंट करते हैं। जैसे फॉर एसिड वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू इट्स बेसिसिटी। एसिड का वैलेंसी फैक्टर होगा उसकी बेसिसिटी, मतलब नंबर ऑफ H+ रिलीज्ड फ्रॉम एसिड। एसिड कितने H+ रिलीज करता है वो नंबर को कहते हैं उसकी वैलेंसी फैक्टर या बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल HCl हमको पता है 1 H+ रिलीज करेगा तो वैलेंसी फैक्टर 1। H2SO4 2 H+ रिलीज करेगा तो वैलेंसी फैक्टर 2। H3PO4 3 H+ रिलीज करेगा तो वैलेंसी फैक्टर 3। H3PO3 याद रखना, H3PO3 का फॉर्मूला ऐसा होता है। ये दो बॉन्ड पोलर होंगे तो दोनों H+ रिलीज होंगे, बट ये H+ रिलीज नहीं होगा क्योंकि ये बॉन्ड नॉन पोलर है। तो 2 H+ रिलीज करेगा तो वैलेंसी फैक्टर 2। सिमिलरली H3PO2 में एक और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा तो ये दोनों बॉन्ड नॉन पोलर हो जाएगा, तो एक ही H+ रिलीज करेगा तो वैलेंसी फैक्टर 1। ऑक्जेलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2, राइट। अच्छा, कभी कभी रिएक्शन में आप ध्यान रखना, देखना है आपको कि कितने H+ रिलीज हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी फैक्टर आपको लेना है। जैसे रिएक्शन लेते हैं H2SO4 एंड NaOH, NaHSO4 H2O। तो यू कैन सी दैट H2SO4 में से एक ही H+ निकला है, राइट। तो यहाँ पर H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर होगा 1, राइट, क्योंकि उसने एक ही H+ दिया है। तो अगर रिएक्शन ऐसे स्पेसिफाइड दिया है तो रिएक्शन में आप देख लो कि कितने H+ रिलीज हुए, अकॉर्डिंगली आप वैलेंसी फैक्टर ले लो। अब आता है बेस। बेस में वैलेंसी फैक्टर एसिडिटी होता है, मतलब नंबर ऑफ OH- रिलीज्ड। बेस में से कितने OH- रिलीज हुए, NaOH1, KOH1, CaOH twice 2, BaOH twice 2, राइट। अब आता है सॉल्ट। सॉल्ट में वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज होगा। सॉल्ट में वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज होगा।
सॉल्ट के अंदर वैलेंसी फैक्टर चार्ज जितना, NaCl का 1, Na2CO3 का 2। फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, ये ध्यान रखना बराबर, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ सब्सटेंस। फॉर रेडॉक्स रिएक्शन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। जिसका वैलेंसी फैक्टर फाइंड करना है उसके एक मोल पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है उसको कहते हैं उसका वैलेंसी फैक्टर। दूसरी बात, ये नॉर्मालिटी और मोलैरिटी, एक आपके पास है नॉर्मालिटी और दूसरा आपके पास है मोलैरिटी। तो ये नॉर्मालिटी और मोलैरिटी दोनों रिलेटेड है। शॉर्टकट है उसका N इज इक्वल टू M इंटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। जैसे ये रिएक्शन लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन वैलेंसी फैक्टर के लिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बराबर ध्यान रखना। मान लो आपको पूछा N2 का वैलेंसी फैक्टर, तो N2 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, एक मोल N2 ले लो और ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज फाइंड करो। ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर -6, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हुआ 6, तो N2 का वैलेंसी फैक्टर 6। आए समझ में। अब मान लो यही रिएक्शन में NH3 का वैलेंसी फैक्टर लेना है, यही रिएक्शन में NH3 का वैलेंसी फैक्टर, तो क्या करो कि 2 मोल NH3 है तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आ रहा है 6। 2 मोल NH3 अगर लेते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 6, तो 1 मोल पे चेंज कितना होगा 3, तो NH3 की वैलेंसी फैक्टर होगा 3। आए समझ में। अब NH3 में एक और बात है, अगर मान लो NH3 को हम ऐसे बेस लेते हैं तो NH3 एज ए बेस, तो वो कितने H प्लस एक्सेप्ट करेगा 1, तो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। रेडॉक्स रिएक्शन है तो डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन वैलेंसी फैक्टर काउंट करना है। तो यहाँ कितना हुआ 3, क्यों 2 मोल पे 6, तो 1 मोल पे 3। बट अगर NH3 को एज ए बेस लेते हैं, NH3 एज ए बेस, तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 1, क्योंकि वो 1 H प्लस एक्सेप्ट करेगा। OH माइनस डोनेट नहीं करेगा, उसके पास है नहीं, बट H प्लस एक्सेप्ट करेगा, कितना 1, तो वैलेंसी फैक्टर 1। राइट। तो बहुत डिटेल में आपको वैलेंसी फैक्टर एक्सप्लेन किया। ये थोड़े कंसंट्रेशन के टर्म्स हुए। अब चैप्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट इज सॉल्युबिलिटी, तो ये थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो जैसे मान लो घर में गुलाब जामुन बनाए हैं और आप बैठ गए हो खाने के लिए, तो जैसे जैसे प्लेट में गुलाब जामुन आए और खा लिया, दूसरा आया खा लिया, तीसरा आया खा लिया, कुछ देर बाद आप रुक जाओगे कि बस अब मैं डन, आई एम डन, राइट, मैं कंप्लीट हो गया, तो अब मैं नहीं खा सकता, पेट भर गया। तो मान लो 12 गुलाब जामुन आपने खाए, राइट, तो मैक्सिमम कितने खा सकते हैं आप 12, तो उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं उसको क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और उसके बाद आप नहीं खा सकते, मतलब दैट स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन। वैसे ही सॉल्यूशन में होता है। एक लिक्विड ले लो, मान लो वाटर, टेम्परेचर और प्रेशर हमको चेंज नहीं करना है, शुगर डालते जाओ, जैसे जैसे आप शुगर डालते जाओगे वो डिज़ोल्व होती जाएगी। कुछ देर बाद ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। पानी में जैसे जैसे शुगर डालते जाएंगे तो डिज़ोल्व होती जाएगी, घुलती जाएगी। कुछ देर बाद
डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, राइट। तब तक मान लो 3 मोलर डिज़ोल्व हो गई है, 1 लीटर में 3 मोल शुगर डिज़ोल्व हो गई है, तो दैट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, राइट। मैक्सिमम कितनी डिज़ोल्व हो पाती है शुगर, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अब ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे, तो उस स्टेज पे वो सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि वो शुगर से उसका पेट भर गया, अब ज़्यादा शुगर नहीं खाएगा, राइट। तो डिफाइन क्या होगी सॉल्युबिलिटी की, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ substance that can be dissolved in a given amount of solvent at constant temperature and pressure इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। बोलो सॉल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। बोलो आई बात समझ में। सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर दे, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस अफेक्ट करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सिमिलरली टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इतने फैक्टर से जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, maximum amount of substance that can be dissolved in a given amount of solvent at constant temperature and pressure। और उस solubility डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। अब हम 2 टाइप की solubility देखेंगे, solubility of solid in liquid, solubility of gas in liquid। पहले देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सारे सॉलिड कोई भी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते, राइट। कोई भी सॉल्यूट ले लो, वो कोई भी लिक्विड में डिसॉल्व होगा ऐसा नहीं है। जैसे कि NaCl ले लो, सोडियम क्लोराइड, और शुगर, तो वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, बट बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते। सोडियम क्लोराइड और शुगर ले लो, दोनों वाटर में रेडिली सॉल्यूबल है, बट बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते। नेप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन ले, नेप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन, नेप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, बट बेंजीन के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो उसमें एक्चुअली एक लॉ है कि पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। जो भी पोलर सब्सटेंस है जिसके अंदर चार्ज है, जैसे NaCl, Na+Cl-, वो पोलर सॉल्वेंट H2O में भी चार्ज है O- to H+। पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। या तो फिर एक और कंडीशन है कि जिनमें इंटर आयोनिक अट्रैक्शन या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सेम हो, वो एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं। पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। या तो फिर कंपाउंड्स हैविंग सेम इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिसॉल्व्स इन ईच अदर। जैसे सारे आयोनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं,
सारे आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। सिमिलरली OH वाले जो कंपाउंड है, सिमिलरली OH वाले कंपाउंड वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि H बॉन्डिंग फॉर्म होती है। ये अंदर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो ये नोट करके लिख लेना तुम। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग OH वाले कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ भाई OH वाले कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और जैसे जैसे नंबर ऑफ OH group increases, as the number of OH group in a compound increases, solubility in water increases, क्योंकि number of H bonding भी ज़्यादा होगी। जैसे इथेनॉल में 1 OH, इथिलीन ग्लाइकोल हैज़ 2 OH, ग्लिसरॉल हैज़ 3 OH, ग्लूकोज हैज़ 4 OH। तो एज द नंबर ऑफ OH इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। ये MCQ में पूछ सकते हैं। सेम इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस वाले कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब सेम सब्सटेंस अपने जैसे दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाते हैं। वो ह्यूमन की तरह, हम कैसे, जैसे अपने जैसा बंदा हो कोई भीड़ में तो उसके बाजू में जाके बात करने लगते हैं, राइट। तो वैसा ही है इनका। चलो अब एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम समझते हैं। मान लो आपने वाटर ले लिया, वाटर के अंदर बहुत सारी शुगर डाल दी पहले से ही, तो उसमें पहला एक प्रोसेस इनिशिएट होगा, डिसॉल्यूशन। वाटर के अंदर शुगर डाल दी तो डिसॉल्यूशन स्टार्ट होगा। कैसे? तो जो सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व होंगे सॉल्वेंट में। सॉलिड सॉल्यूट dissolves in solid solute particle dissolves in water। सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन, राइट। व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट स्टार्ट्स डिसॉल्विंग इनटू सॉल्वेंट, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। अब है क्रिस्टलाइजेशन। अब एक दूसरी थोड़ी देर बाद, इनिशियली तो सॉलिड फॉर्म में शुगर होती है तो वो डिसॉल्व ही होगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो डिसॉल्व शुगर के पार्टिकल है वो सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ कोलाइड होंगे। डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड्स विथ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल और वो सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन में से बाहर आ जाएंगे तो उसको लिखते हैं सॉल्यूशन में से सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल है, डिसॉल्व्ड पार्टिकल सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, फिर वो सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उसको क्या कहेंगे हम? क्रिस्टलाइजेशन। ये हो गया डिसॉल्यूशन और ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। इनिशियली डिसॉल्यूशन ज़्यादा होता है क्योंकि अंदर तो कोई है नहीं, बाहर कोई आएगा नहीं, शुगर डाली है तो पहले क्या होगा? डिसॉल्व होगा। डिसॉल्यूशन का रेट ज़्यादा होता है, क्रिस्टलाइजेशन का कम। धीरे धीरे डिसॉल्यूशन का रेट कम होता जाता है और क्रिस्टलाइजेशन का बढ़ता जाता है। मान लो ये इनिशियली इसका रेट कितना है? 50 और ये 0, धीरे धीरे करके ये 25 और ये भी 25।
तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिकम्स इक्वल। डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट सेम हो जाएगा, राइट। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों का रेट सेम हो जाएगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट सेम हो जाए, राइट, तो उस वक्त जितने सॉलिड के पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल डिसॉल्व होंगे उतने ही पार्टिकल क्रिस्टलाइज होके बाहर आएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बिकम्स कांस्टेंट। सॉल्यूट का अंदर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, राइट। तो उस टाइम हम कह सकते हैं यहाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, राइट। तो फिर से एक बार देखें तो क्या होगा, पहले जैसे ही सॉलिड सॉल्यूट डाला तो सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। फिर बाहर आएगा, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन का रेट ज़्यादा होगा, क्रिस्टलाइजेशन का कम होगा। कुछ देर बाद दोनों का रेट सेम हो जाएगा, तब डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved is called saturated solution. Solution in which no more solute can be dissolved is called saturated solution. डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे वही हाल होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे अब ज़्यादा तुम डिसॉल्व नहीं कर पाओगे, तो यहाँ जो डिसॉल्व सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाता है। तो एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन इज ऑलवेज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन भी अंदर मैक्सिमम हो जाता है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की दूसरी एक डिफाइन है, concentration of solute in saturated solution। concentration of solute in saturated solution, उसको भी क्या कहेंगे हम, solubility। अब solubility of solid in liquid दो फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड करेगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मोस्टली तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे कैसे, तो आप कह सकते हो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, तो ये लॉस एटेलियर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, लॉस एटेलियर को फॉलो करेगा। तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करे, दैट प्रोसेस कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो, वो मान लो एंडोथर्मिक है, ब्रो एंडोथर्मिक है तो 11th में हमने देखा है डेल्टा एच सॉल्यूशन। डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक में हमको पता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज बेनिफिशियल, याद रखा था हमने। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज बेनिफिट, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेनिफिट होगा। रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का इंक्रीज बेनिफिशियल है। कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एंडोथर्मिक में। और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो ड्रॉबैक होगी। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज नॉट बेनिफिशियल। तो टेम्परेचर बढ़ेगा
तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो जो डिसॉल्व हुआ है वो भी बाहर आ जाएगा। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। नाउ लेट अस कंसीडर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की ये सॉल्युबिलिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब प्रेशर की उन पे कोई इफेक्ट नहीं होती, उनका वॉल्यूम प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता है। दैट्स वाई सॉल्युबिलिटी इज अनअफेक्टेड बाय प्रेशर। सॉल्युबिलिटी इज अनअफेक्टेड बाय प्रेशर, राइट। तो ये पूरी एक थियरम हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें से आपको नोट्स नहीं बनानी है, इसमें से कंसेप्ट समझना है। आप कैसे करना, वीडियो स्टार्ट कर देना और साथ में वो नोट्स रखना, राइट। तो जो मैंने पैम्पलेट भेजा है आपको, तो वो पैम्पलेट में से आप नोट बना लेना, वीडियो देखते जाना और नोट देखते जाना, तो समझ में आ जाएगा। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो वो नोट में ट्रांसफ़र कर देना, राइट। थैंक यू वेरी मच।